It was वो मंजर देखना बहुत तकलीफ दे था। थॉमस सर से लेकर पांव तक सफेद पाउडर में लिथड़े हुए थे। 147 उनका फायर हाउस था जिससे उन्हें इश्क था। उनका दिल हमेशा वहीं रहता था। वो अपने हेलमेट के अंदर हमारी तस्वीरें रखते थे। ये आखिरी तस्वीर है जो मैंने अपने वालिद के साथ खिंचवाई थी। ये तस्वीर जो एक नामालूम फोटोग्राफर ने ली थी, अमेरिका और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर वायरल हुई। इसकी एक कॉपी 11 सितंबर के नेशनल मेमोरियल और म्यूजियम में रखी गई। ये हमारे वालिद हैं जो घुटने के बल बैठे हैं। उन्होंने मलबे के इस ढेर से महीनों तलाश का काम किया। थॉमस ने 9/11 के हमलों के बाद एक लंबे अरसे तक ग्राउंड जीरो पर मरने वालों की बाकियात की तलाश का काम जारी रखा और यहाँ जहरीले मादों में सांस लेने की वजह से उनकी सेहत खराब हो गई। मेरे शौहर के फेफड़ों में शीशा, स्याह धुआं और कुछ और चीजें थीं जिनकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे बिछड़ गए। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा 10 बरस जिएंगे, लेकिन वो 18 साल जिंदा रहे। वो बहुत बाहिम्मत थे, लेकिन 9/11 ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। ये वाकया उनकी जात का हिस्सा बन गया। अगर फिर ऐसा कुछ दोबारा होता तब भी वो यही सब करते। थॉमस की तीनों बेटियों के लिए उस खौफनाक दिन को याद करना मुश्किल है। उस वक्त अमेंडा 10, एशली 6 और अलीसा महज 4 साल की थी। एंजेला एलियोटो ने 2 बड़ी बेटियों को उस दिन वक्त से पहले स्कूल से लिया, लेकिन घर जाने की बजाय वो अपने पड़ोसियों के यहाँ चली गईं। उनके बहुत से पड़ोसियों के खानदान के अफराद भी फायर फाइटर्स थे। सारी माएं टीवी पर दिखाए जाने वाले मंजर देखकर रो रही थीं। जब मैंने भी फायर फाइटर्स को टीवी पर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे वालिद भी इनमें ही कहीं हैं। 9/11 की सुबह थॉमस रात की ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे जब उन्हें पहले तैयारे के टावर से टकराने का पता चला। वो उसी वक्त वापस मुड़कर सीधे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ गए, जहां वो जमीन पर गिरते हुए शिमाली टावर के नीचे दबकर तकरीबन मरते मरते बचे। उन्हें खुद को मलबे से निकालने में घंटों लग गए और इसके बाद वक्त का एहसास ही खत्म हो गया। महज एक धुन थी और दो हैकल धात के शहतीरों और मलबे के दरमियान जिंदा बच जाने वालों को तलाश करने की एक बेसूद कोशिश। उसे लगा कि वो मर चुका है। मुझे याद है कि उसने मुझे बताया कि उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था और यूं लग रहा था कि जैसे कोई चीज उसे काटे जा रही हो। मेरे लिए बताना भी मुश्किल है। इसके जूते खून से भर गए थे। 2006 में सेहत की खराबी की वजह से थॉमस को अपनी मुलाजमत छोड़नी पड़ी। अब दिल की बात करने के लिए उनके पास सिर्फ उनका खानदान ही बचा था। हमारी जिंदगी आसपास के बाकी बच्चों से थोड़ी मुख्तलिफ थी, जो शायद वो समझ ही नहीं पाए थे। उनके वालिद की तरह हमारे अब्बा भी काम से घर आते थे और बस। लेकिन हकीकत में जो शख्स घर आता था वो हमारे पहले वाले डैड नहीं थे। उन्हें इस वाक़े ने एक मुख्तलिफ इंसान बना दिया था। एशली और अमेंडा अपनी मां की तरह टीचर बन गई। थॉमस ने सबसे छोटी बेटी अलीसा को भी टीचर बनने पर कायल करने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस फोर्स का इंतखाब किया, जिस पर थॉमस को बहुत फख्र था। एकेडमी से ग्रेजुएशन से ठीक पहले न्यूयॉर्क के पुलिस एहलकारों की रिवायत के मुताबिक एलिसा और उनके कुछ दोस्त 11 सितंबर के नेशनल मेमोरियल एंड म्यूजियम गए। मैंने उन्हें एक हेलमेट भेजा। उन्होंने कहा कि उस पर क्या लिखा है और फिर उन्होंने माइक एस्पोसितो को ढूंढने के लिए कहा, जो उनका बेहतरीन दोस्त था जिसे उन्होंने उस दिन खो दिया था। उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी थी और मैंने कहा कि मैं इसे तलाश करने की कोशिश करूंगी। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या हम आज रात कुछ वक्त साथ गुजार सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, और इस तरह 17 दिसंबर 2019 की दोपहर 2 बजे हम मिले। ये आखिरी मुलाकात थी क्योंकि उस रात वो जिंदगी की बाजी हार गए। घर की हर चीज आज भी एंजेला और उनकी बेटियों को उनकी याद दिलाती है। मुझे अब भी धुएं की खुशबू आती है, जिससे मुझे महसूस होता है कि वो अब भी यहीं कहीं हैं। ये उनके घर में 9/11 की दूसरी बरसी है जिसमें थॉमस मौजूद नहीं है। एक धात की बनी स्लीप जो उन्हें ग्राउंड जीरो पर मिली थी, एजाजात और उनके हेलमेट। थॉमस की बेटियां हर उस चीज को अजीज रखती हैं जो उन्हें अपने वालिद की याद दिलाती है। अलीसा की ग्रेजुएशन तस्वीर पर बाप के चेहरे को फोटोशॉप करके चिस्पा किया गया है। उनकी मौत ग्रेजुएशन से 6 दिन पहले हुई थी, लेकिन तस्वीर में वो एक साथ हैं, यहाँ तक कि आप उनकी आवाज भी सुन सकते हैं। एक छोटा सा रिकॉर्डर जो एक टेडी बेयर में छुपा हुआ है, अब भी वो अल्फाज कहता है जो उनके खानदान ने कई बार सुने हैं। एना राइस के साथ सादिया ज़ेब रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका।